Hello students, here our next lecture of class 8th subject science chapter 9. चैप्टर 9 इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन मीन्स आप थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हैं। लास्ट क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन के बारे में जाना है। मोस्ट प्रोबेबली शायद आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स अपने ही जैसे यंग वन को कैसे फॉर्म करते हैं, ये आपने पढ़ा था। तो अब आप क्लास 9th में पहुंच चुके क्लास 8th में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आप रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करेंगे। हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन मीन्स मीन्स दोबारा से, अगेन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना, यानी कि अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की जो मेथड होती है उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, उसे प्रजनन भी कहा जाता है। तो एनिमल्स कैसे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी बॉडी में ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? तो आपसे पूछा गया है कि क्या आपको याद है, आपने डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी थी एंड सर्कुलेशन की प्रोसेस पढ़ी थी एंड रेस्पिरेशन आपने पढ़ा था, विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डाइजेशन आपने पढ़ा है, सर्कुलेशन आपने पढ़ा है, रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है। तो क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को? तो दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो जो ये प्रोसेसेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए, होनी ही चाहिए। डाइजेशन होना ही होना चाहिए, सर्कुलेशन होना ही होना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरा रेस्पिरेशन भी होना ही होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होगी तो वहीं पे अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हालांकि रिप्रोडक्शन इतना ज़्यादा बेसिक तो ज़रूरी नहीं है, मतलब कि रिप्रोडक्शन होना ही होना चाहिए ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो हम तो सर्वाइव करेंगे, लेकिन हमारे लिए आगे की जनरेशन खत्म हो जाएगी, एक स्पीसीज जरूर खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन का होना भी जरूरी है। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आप प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ के आ चुके हैं। प्लांट्स में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज। अब देखिए रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, हम अभी हमने पढ़ा कि हमारी बेसिक नीड क्या है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है एंड रेस्पिरेशन है। लेकिन हमने कहा कि ये बेसिक नीड नहीं है, जो रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिक नीड नहीं है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन रिप्रोडक्शन जरूरी है किस चीज़ के लिए? एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी रहे। एक स्पीसीज यानी कि एक ग्रुप होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एक स्पीसीज है, ह्यूमन एक स्पीसीज है ना। तो सपोज कीजिए अभी हम लोग हैं, हमारे बाद कोई बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा है या कोई नया न्यूबॉर्न बेबी आ ही नहीं रहा है, तो आपको लगता है कि हमारी स्पीसीज कंटिन्यू करेगी? नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? जब तक कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और कब तक हम ग्रो करेंगे? जैसे कि मान लो 100 साल, अभी अब आज के बाद कोई भी बच्चा पैदा नहीं होने वाला है, और अभी के जो ऑर्गेनिज्म है वो 100 साल तक, अगले 100 साल तक जिंदा रहने वाले हैं। तो 100 साल तक तो ठीक है, ह्यूमन है, लेकिन अगले 100 साल बाद क्या होगा? ह्यूमन की स्पीसीज खत्म हो जाएगी, है ना, हम लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नए तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं ना, नए तो बन ही नहीं रहे बच्चे। तो उससे क्या हो जाएगा? स्पीसीज क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है किसी भी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, या किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को रखने के लिए। कोई भी स्पीसीज अगर हम चाहते हैं मिलियंस ट्रिलियंस सालों तक सर्वाइव करे या वो काम करे, तो वहाँ पे रह पाए अर्थ में, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है, ठीक है। तो इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। तो हमने इमेजिन कर लिया है कि अगर ऑर्गेनिज्म, इमेजिन करने को आपसे कहा जा रहा है कि अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा। जैसे आज एक कैट है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो कुछ सालों बाद हम देखेंगे कि कैट की सारी स्पीसीज क्या हो गई है? खत्म हो गई है। अब एक भी कैट हमें नहीं दिखा दे रही है। सेम यही कंडीशन डायनासोर के लिए हम कह सकते हैं। ऐसा हुआ होगा कि वो रिप्रोड्यूस नहीं किए होंगे, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, तो एक टाइम आया कि जितने थे उतने तो रहे, उसके बाद उन सबकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ होने के बाद उनको आगे प्रोड्यूस करने वाला तो कोई था ही नहीं, तो वो स्पीसीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, है ना। ऐसे बहुत सारी बर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि खत्म हो गए। तो बोल रहे हैं कि यू विल रियलाइज द रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप अब रियलाइज कर रहे होंगे कि कितना ज़्यादा जरूरी है रिप्रोडक्शन का होना, अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो आगे बढ़ते रहेगा, जिससे कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी रहेगी। ओके,
यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो क्लास, अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की आपने बात करी। तो वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल। तो अब हमें जानना है कि एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि प्लांट्स का तो हम पढ़ के आ चुके हैं। हमने पढ़ा कि प्लांट में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज पिस्टिल, कार्पेल और पिस्टिल उसे कहते हैं। ओके, तो हमने ये पढ़ा था, हमने बहुत अच्छे से इसको जाना था लास्ट क्लास में, और 7th क्लास में शायद आप पढ़ के आ चुके हैं। तो चलिए अब एनिमल्स के बारे में जानते हैं। ओके, तो नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या टाइप भी होते होंगे, क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? अगर होता है तो वो कौन कौन से टाइप होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने कभी यंग वंस देखे हैं, मतलब कि छोटे बच्चे देखे हैं अलग अलग एनिमल्स के? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 शोन इन एग्जाम्पल्स एट एस सीरियल नंबर 1 and 5। तो आपसे बोला गया कि आपको एक टेबल दी गई है 9.1। इस 9.1 में सीरियल नंबर आपको, जैसे ह्यूमन के बच्चे को, यंग वन को क्या कहा जाता है बेटा? बेबी कहा जाता है। हैन के चिक कहा जाता है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, कैट के बच्चे को क्या कहा जाता है, डॉग के बच्चे को क्या कहा जाता है, बटरफ्लाई के बच्चे को, काऊ के बेबी को एंड फ्रॉग के बेबी को क्या कहा जाता है, वो आपने फिल करने हैं। एंड दिस इज योर होमवर्क। आप फिल करेंगे, उसके बाद पिक्चर क्लिक करके आप मुझे सेंड करोगे। ओके बेटा, नाउ you must have seen the young ones of various animals being born। आपने देखे होंगे बहुत सारे एनिमल्स के यंग वंस को। ह्यूमन के यंग वन को तो देखा होगा, छोटे से बच्चे को जो न्यूबॉर्न बेबी होता है। कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर आर बॉर्न? क्या आप बता सकते हैं कि कैटरपिलर और जो चिक्स होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, और जो छोटे छोटे कैटरपिलर होते हैं बटरफ्लाई के, वो कैसे बॉर्न होते हैं? हाउ आर किचन एंड पपीज बॉर्न? कैसे किचन और पपीज बॉर्न होते हैं? डू यू थिंक दैट these young one looked at the same before they were born as they do now? तो क्या आपको लगता है कि ये पहले भी जैसे, जिस समय जब ये बेबी थे, जब छोटे से न्यू बॉर्न बेबी थे, तब ये जैसे थे वैसे ही अभी भी हैं? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सेम है या इनमें कुछ चेंजेज आए हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा होता है। जस्ट एज इन प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स में होता है, ठीक है, प्लांट्स की ही तरह, देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे को दो मोड हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि एनिमल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच यू स्टडीड इन क्लास 7। तो याद करने की कोशिश कीजिए प्लांट के रिप्रोडक्शन की, जब हमने बात करी थी क्लास 7th में। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको याद आएगा, आपको याद आएगा कि आपने पढ़ा था कि प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, या उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों काम कर रहे थे। ओके, कैन यू नेम दिस पार्ट? तो क्या आप नाम बता सकते हैं बेटा इनका? यस, आप बता सकते हो, मैंने अभी बताया है। स्टेमेन इन मेल एंड पिस्टिल इन कार्पेल और पिस्टिल इन फीमेल। तो इन एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स में भी मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऐसे ही एनिमल्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि अपनी अपनी स्पेशलिटी के साथ होता है, अलग अलग होते हैं। ओके, लाइक प्लांट्स की ही तरह द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था, हमने कहा था कि प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही गैमेट बनाते हैं। मेल पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटा? पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे थे। कहाँ? प्लांट्स में हमने पढ़ा था ना, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं कहाँ? फीमेल के स्टिग्मा में, जो कि वहां से पहुंचते पहुंचते वो एग तक पहुंच जाता है, ओवरी तक पहुंच जाता है, और फिर जब पॉलन ग्रेन्स और एग जब फ्यूज होते
होता है तो एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट। तो ठीक ऐसा ही एनिमल्स में भी होता है। ओके, तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एनिमल्स के वो भी गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे स्पर्म कहा जाता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो गैमेट होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, एग। मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज एग। ओके, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो जब ये एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं तो एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं और वो नया सेल क्या होता है, जायगोट। ओके, इट इज द जायगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये जो जायगोट है ये वही जायगोट होता है जो आगे जाके एक यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन बेबी, छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, न्यूबॉर्न के टाइम पे आपने देखा होगा जब नया नया छोटा सा उसी टाइम पे पैदा हुआ बच्चा कितना छोटा सा होता है ना, तो वो किससे बना हुआ रहता है, इसी जायगोट से, एक जायगोट की सेल से ही ये मिलके बना हुआ रहता है अपनी मदर की वॉर्म में। ओके, इट इज द जायगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction। तो यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। फ्यूजन मीन्स जुड़ जाना, जब मेल और फीमेल गैमेट स्पर्म एंड एग जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उन दोनों के जुड़ने की वजह से एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है, जायगोट। और वो जायगोट आगे जाके क्या करता है, एक यंग वन को बनाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो कहेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, विच इज इन मेल इट इज स्पर्म एंड इन फीमेल इट इज एग। ओके, let us find out the reproductive part in human and study the process of reproduction in them। तो चलिए जानते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ह्यूमन में क्या क्या होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की चलिए बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इसका डायग्राम ये देखिए बेटा, दिस वन। ओके, तो दिस वन इज स्पर्म डक्ट। तो मेल गैमेट क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है ना, तो स्पर्म इसी स्पर्म डक्ट में जाके जमा हो जाता है। ओके, कलेक्ट किया जाता है इसे यहाँ पे। और दिस वन इज पेनिस एंड दिस वन इज टेस्टिस। टेस्टिस दो होते हैं। ओके, देखिए दो टेस्टिस है ना, एक इधर है एक इधर, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है ना। तो देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो एक टेस्टिस होता है और सिंगुलर टेस्टिस इसे बोल देते हैं, वैसे टेस्टिस बोलते हैं। ओके, टू स्पर्म डक्ट भी टू है ना, 1 and 2। ओके, टू स्पर्म डक्ट एंड पेनिस, एक पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है जिसे कि स्पर्म हम बोल देते हैं। ठीक है, टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट बनता है और इस मेल गैमेट को क्या बोल दिया जाता है, स्पर्म बोल दिया जाता है। ओके, मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। तो इन टेस्टिस में, इन दोनों के दोनों टेस्टिस में मिलियंस अमाउंट में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, लुक एट फिगर 9.2। देखिए ये है स्पर्म, तो ये तो एक स्पर्म है, तो ऐसे ही मिलियंस स्पर्म बनते हैं हर एक मेल की बॉडी में। मेल क्या होता है बेटा, मेल कहा जाता है बॉय को और फीमेल कहा जाता है गर्ल को। ओके, ये तो पता है ना आप लोगों को। तो बॉय की बॉडी में यानी कि मेल की बॉडी में मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं। ओके, तो उसके बाद विच शोज द पिक्चर ऑफ द स्पर्म। यहाँ पे हमने स्पर्म देखा, पिक्चर देखा, दिस इज, तो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। ईच हैज अ हेड होता है इसके पास। देखिए ये दिस वन इज हेड पोर्शन, दिस वन इज मिडिल पीस एंड दिस वन इज टेल। तो इसके पास हेड होता है, मिडिल पीस होता है और एक टेल होती है। डज इट अपियर टू बी सिंगल सेल। क्या ये सिंगल सेल ही अपियर होता है, क्या ये सिंगल सेल होगा बेटा, तो सोचिए। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। यस, जो स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल होता है जिसमें कि सारे के सारे जितनी भी चीज़ें चाहिए, जितनी भी यूजफुल चीज़ें चाहिए, वो सारी की सारी यूजफुल चीज़ें इसके पास प्रेजेंट होती है। किसके पास बेटा, स्पर्म के पास। ओके, नाउ
नेक्स्ट वन इज, पहली आपसे क्वेश्चन पूछ रही है व्हाट पर्पस डज द टेल इन स्पर्म सर्व। तो स्पर्म की जो टेल है ये क्या काम करती होगी बेटा? तो स्पर्म की जो टेल है ये काम करती है स्विमिंग में, यानी कि जब भी ये एग के पास जाने की कोशिश करेगा तो एग के पास जाने में इसको ये स्पर्म की टेल हेल्प करती है। ठीक है, आगे जानेंगे इसके बारे में। ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो इसमें क्या क्या होती है देखिए, ओवरी, दिस वन इज ओवरी, ये भी ओवरी है और ये भी ओवरी है, तो दो ओवरी हो गई ना, यानी कि वन पेयर ऑफ ओवरी। एंड ओविडक्ट, एक ओविडक्ट इस साइड है, एक ओविडक्ट इस साइड है। ठीक है, तो दो ओविडक्ट हो गए, तो वन पेयर ऑफ ओवरीज कॉमा ओविडक्ट। इसी ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्यूब की तरह दिख रही है ना बेटा, तो इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। एंड द यूट्रस, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, पूरा नीचे तक का पार्ट जो होता है इसे यूट्रस कहा जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे मदर की वॉर्म में बच्चा रहता है। आपने देखा है ना कैसे मदर की, आपने यंग वन को देखा है ना कैसे छोटा सा यंग वन बॉर्न करता है, तो वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपने मदर के इसी पार्ट में रहता है पूरे 9 मंथ। ओके, यूट्रस में वो सेफ रहता है। तो दिस नाउ द ओवरी प्रोड्यूस, अब ओवरी क्या करती है, टर्न योर पेज and open page number 102. The ovary produce female gamete called ova. तो जो टेस्टिस थे, मेल में जो टेस्टिस थे वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, ओवरीज है, और ये ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, फीमेल गैमेट को, और इस फीमेल गैमेट को ओवा और एग कहा जाता है। ओके, 9.4 में देखिए ऐसे कुछ ह्यूमन ओवम होता है, ह्यूमन फीमेल में प्रेजेंट ओवम होता है। ठीक है, तो इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग, तो देखिए ये भी सिंगल सेल होता है और स्पर्म भी सिंगल सेल होता है। ओके, तो इन ह्यूमन बींग्स a single mature egg released into the oviduct by one of the ovaries every month. तो हर एक मंथ क्या होता है ना, ओवरी में जो पूरी तरीके से मैच्योर, ओवरी में एग को मैच्योर किया जाता है। ओवरी में बहुत सारे एग्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टेस्टिस में स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं ना, वैसे ही ओवरीज में एग प्रेजेंट रहते हैं। तो अब जैसे ही एग मैच्योर होते हैं ना, हर मंथ एक एग मैच्योर होता है, और वो एग एक जो मैच्योर होता है वो ओविडक्ट में आ जाता है। मतलब कि इसमें अगर एक एग है, ये एग मैच्योर होगा और जैसे ही मैच्योर होगा इसको तोड़ के ये पूरा यहाँ पहुँच जाता है। अगर इस साइड वाला मैच्योर हो गया तो इधर साइड वाला निकलेगा, इस साइड वाला मैच्योर हो गया तो इधर वाला फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ओके, नाउ यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। तो यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पे जो छोटा सा यूट्रस जो बेबी होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है धीरे धीरे धीरे। पहले एक सेल होता है ना, एक सेल से 2 सेल बनता है, 4 सेल बनता है, फिर 6 सेल बनेगा, 8 सेल बनेगा, और धीरे धीरे बेबी का हार्ट बनेगा, लीवर बनेगा, लंग्स बनेंगे, हैंड बनेंगे, फीट बनेंगे, आईज बनेंगे। तो ऐसी प्रोसेस वहाँ पे कुछ चलते ही रहती है। तो यूट्रस में ये सारे काम होता है। ठीक है, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। जैसे एग सिंगल, जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल है, वैसे ही एग भी सिंगल सेल होता है। ओके बेटा, नाउ बूझो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज, साइज वेरीज। तो बूझो को याद आता है, बूझो रिकॉल करता है कि हमने पढ़ा था कि जो एग होते हैं एनिमल्स के, उनका साइज अलग अलग होता है। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन। तो एग बहुत छोटा हो सकता है जैसे ह्यूमन में होता है। मच लार्जर एज इन हैन, अगर बड़ा होगा तो हैन की तरह होगा। एंड ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट, और अगर बहुत बड़ा होगा तो ऑस्ट्रिच के एग के बराबर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा एग माना जाता है सारे एनिमल्स में। ओके बेटा, नाउ अब वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। तो देखिए रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है क्या, स्पर्म और एग का मिल जाना। यानी कि स्पर्म, ये अगर ये स्पर्म है, ये एग है, तो इनका आपस में मिल जाना और एक सेल का फॉर्मेशन करना, यही क्या होता है, स्टार्टिंग होती है। तो व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब भी स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। अब देखिए एक बार में एक ही स्पर्म ना आके बहुत सारे स्पर्म आते हैं। ठीक है, मिलियंस अमाउंट में स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं। किस चीज के लिए,
फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उनमें से सिर्फ एक स्पर्म होता है जो कि एग को फ्यूज कर पाता है, ठीक है। तो वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और यही हमने क्या पढ़ा था बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फिगर 9.5 में आपको दिखाया, देखिए कैसे फ्यूज होता है। ये एग है, ये एग है, यहाँ से स्पर्म आ रहा है, ये दोनों आपस में, ये तो नहीं हो पाए ना फ्यूज, क्योंकि अंदर नहीं आ पाया, ये भी नहीं आ पाया, लेकिन ये अंदर आ पाया, तो फ्यूज हो गया। तो इसे क्या कह देंगे, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो आगे, Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? क्या आपको पता है जाइगोट ही स्टार्टिंग है एक नए इंडिविजुअल के बनने की। यस, अभी हमने पढ़ा, हमने जाना कि जो जाइगोट होता है वो बहुत पार्ट में एक ही सेल होता है, लेकिन फिर खुद को तोड़ते रहता है, बहुत सारी सेल्स अपनी बनाता है, और उन्हीं सेल्स के टूटने की वजह से कोई सेल ऐसी होती है जो कि हार्ट बनाएगी, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई आइज, कोई नोज, कोई हैंड्स, कोई फीट, ये बनाता है। तो फिर क्या हो जाता है, कंप्लीट यंग वन में वो चेंज हो जाता है। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो अब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन ये एग कहाँ से आता है बेटा, एग आता है कहाँ से, मदर की बॉडी से, और स्पर्म कहाँ से आता है, फादर की बॉडी से। ओके, तो सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो जो नया इंडिविजुअल, जो नया बच्चा बनने वाला है, वो बच्चे के पास क्या होते हैं बेटा, इनहेरिट मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का जाना। तो उस बच्चे की बॉडी में अपने मम्मी के कैरेक्टर भी होते हैं और अपने फादर के कैरेक्टर भी होते हैं। जैसे कि हम भी तो अपने मम्मी और पापा की तरह नजर आते हैं ना, आते हो ना आप लोग। आप थोड़ा कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे आपके फेस में ही लगा लीजिए, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी मदर को रिजेंबल करती होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो फादर को। कोई बच्चा अपने पापा की तरह दिखता है, कोई बच्चा अपनी मम्मी की तरह दिखता है ना। या कुछ पोर्शन हमारा हमसे बोला जाता है कि आप मम्मी की तरह दिखते हो, और कुछ लोग बोलते हैं कि पापा की तरह दिखते हो। क्यों बेटा, क्योंकि हमें स्पर्म और एग से क्या मिले हैं, दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर मिले हैं। अब दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर हमें वापस मिल गए, तो हम उनकी तरह ही तो दिखाई देंगे ना, उनकी तरह ही तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देंगे। तो लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, अपने ब्रदर और भाई या बहन को देखिए, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर इन दैम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। तो देखिए कि क्या उनके बॉडी में, क्या उनका फेस कुछ मम्मी पापा की तरह आपकी नजर आता है या नहीं आता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए बेटा, एक आता है इंटरनल का मतलब होता है अंदर। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल या मदर की बॉडी के अंदर होता है उसे क्या कह दिया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, उस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग एंड हैंड्स। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत सारे ह्यूमंस में देखने को, बहुत सारे एनिमल्स में देखने को मिलता है, इवन ह्यूमन में भी। क्योंकि ह्यूमन में भी क्या होता है, मदर की बॉडी के अंदर ही एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं और वहीं नई अंगवन का फॉर्मेशन होता है। तो इसे क्या कह देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसी टाइप का फर्टिलाइजेशन काउ में भी होता है, डॉग में भी होता है और हैन में भी होता है। ओके, नाउ you will be surprised to know that in many animal fertilization take place outside the body of the female। आप जान के बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होके फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। तो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। चलिए जानते हैं ऐसा कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए आपको दिया है एक्टिविटी 9.1, विजिट सम पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। तो स्प्रिंग या जब रेनी सीजन होता है तो उस टाइम पे आप पॉन्ड के आसपास जा सकते हो, लेकिन एल्डर की प्रेजेंस में, ठीक है, ऐसे नहीं जाना है। तो किसी बड़ों के साथ अपने, क्या आप कहाँ जा सकते हैं बेटा, पॉन्ड में जा सकते हैं या ऐसी जगह में जहाँ पे को बहुत हल्के फ्लो से कोई नदी वगैरह या कोई स्ट्रीम वगैरह बह रही है। तो लुक आउट फॉर क्लस्टर ऑफ रॉक्स एग फ्लोटिंग इन वाटर। तो वहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए कि
मेढक के जो एग होते हैं वो पानी में तैर रहे होंगे और क्लस्टर में, एक बंच में बहुत सारे एग आपस में तैर रहे होंगे। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग, तो उसका कलर और साइज को नोट कीजिए। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन में या रेनी सीजन में फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। तो टोड और जो फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, पॉन्ड की तरफ जाते हैं, या जो बहुत धीरे धीरे बह रही होती है स्ट्रीम, वहाँ वो जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब भी मेल और फीमेल आसपास आते हैं कब, वाटर में, तो द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग, फीमेल उस टाइम पे क्या करती है, हंड्रेड्स अमाउंट में एग को ले कर देती है, एग देती है। अनलाइक हैंस एग, हैंस के एग की तरह नहीं देती है ये। फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय शेल, हैन का एग तो क्या होता है बेटा, कवर्ड रहता है ना शेल से कवर्ड रहता है। कैसे कह रही हूँ मैं, आप क्या करते हैं, एग लेके आते हैं तो उसके बाहर की कवरिंग को तोड़ते हैं ना, तो वो उसका शेल होता है, ठीक है, जिसको हम तोड़ते हैं ना उसे शेल कहा जाता है। और वो शेल किसका बना हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, तो नॉट कवर्ड बाय सेल एंड इट इज कॉम्पिटेटिवली वेरी डेलिकेट, बहुत डेलिकेट होता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स, तो एक लेयर होती है, जेली टाइप एक लेयर होती है जो कि एग्स को आपस में होल्ड करके रखती है और एक पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसी एग को। कुछ इस तरीके से देखिए, एग के फ्रॉग के एग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि एक चमकदार टाइप का पार्ट दिख रहा है ना, जो कि जेली होती है, जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, एज द एग्स आर लेड, जब एग दिए जाते हैं, ले किए जाते हैं, द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम, तो मेल क्या कर देता है, उसके ऊपर स्पर्म डाल देता है, क्योंकि एग आ गए, एग के ऊपर स्पर्म को डाल देता है। तो ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, हमें पता है कि स्पर्म के पास लॉन्ग टेल होती है, तो ये लंबी लंबी जो टेल है स्पर्म की, ये क्या करने लगती है, रैंडमली इधर उधर स्विम करने लगते हैं ये सारे के सारे स्पर्म। और द स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग, अपनी इसी प्रोसेस में वो क्या हो जाते हैं, अब एग के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ओके, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, तो जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ओके, इसे फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच the fusion of a male and a female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization। तो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है, कौन से टाइप का बेटा, जिसमें कि फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। अब फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, और वो डेवलप भी कहाँ होते हैं बेटा, फीमेल बॉडी के बाहर ही डेवलप होते हैं। ओके, तो और इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जबकि ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें किस में देखने को मिलता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है एक्वेटिक एनिमल में, जैसे कि फिश है, स्टारफिश है, इन एनिमल्स में ये देखने को मिलता है। ओके, नाउ बूजो कुछ पूछ रहा है, वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग इन hundreds whereas a hen lays only one egg at a time। तो वो जो पूछ रहा है कि क्यों फ्रॉग जो है वो बहुत सारे एग को, फिश है, फ्रॉग है, ये बहुत सारे एग को ले करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एक हैन एक बार में एक ही अंडा देती है, ऐसा क्यों होता है। तो अभी जानते हैं पूजो का आंसर, उससे पहले हमें एक चीज दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहे हैव यू heard ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबी नेम सुना है। अब देखो बेटा, टेस्ट ट्यूब क्या होती है, टेस्ट ट्यूब साइंस लेबोरेटरी में मिलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो अब टेस्ट ट्यूब बेबीज, यानी कि ये पढ़ने से ऐसा नहीं लग रहा टेस्ट ट्यूब में बेबी को प्रोड्यूस करना उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते होंगे, तो थोड़ा थोड़ा तो कहीं आप सही हो, लेकिन टेस्ट ट्यूब में वो नहीं होता। चलिए जानते हैं क्या होता है। Pujo and Paheli's teacher once told them in the class that in some women oviduct are blocked। तो बूजू और पहेली ने की टीचर ने उनको कभी बताया था कि कोई कोई विमेन ऐसी होती हैं, कोई कोई लड़कियां या फीमेल ऐसी होती हैं जिनकी की ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है। अब बेटा ओविडक्ट ब्लॉक हो गया तो एग नहीं आता है ना, एग ओवरी से एग रिलीज हुआ, ओविडक्ट में पहुंचा, लेकिन वो स्पर्म तक नहीं पहुंच, स्पर्म उस तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ओविडक्ट तो ब्लॉक है, बाहर से आने वाला
वाला स्पर्म वहां तक जा ही नहीं सकता, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि दीज वीमेन आर अनेबल टू बेयर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इस टाइप की जो वीमेन्स होती हैं वो बेबीज को बेयर नहीं कर सकती है, यानी कि वो कैपेबल नहीं होती हैं कि वो बेबीज को प्रोड्यूस कर सके। क्यों? क्योंकि स्पर्म तो उनकी बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग एंड स्पर्म एंड कैप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन केस में क्या करते हैं, अगर उन कपल्स को अपने बच्चे चाहिए तो वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर फीमेल की बॉडी से इंजेक्ट करता है, एक एग को निकालता है, मेल की बॉडी से एक स्पर्म को निकालते हैं और उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है। कैसे? जैसे बाहर, जैसे इनका फर्टिलाइजेशन पड़ा ना बेटा बॉडी के बाहर हो रहा है, तो वैसे ही इनको बॉडी के बाहर विट्रो यानी कि लेबोरेटरी में फर्टिलाइज उनको करवाया जाता है। लेबोरेटरी में, क्योंकि बॉडी के अंदर तो वो मिल नहीं पा रहे हैं ना आपस में, तो ये क्या कर दिया जाता है, बॉडी के बाहर एग और स्पर्म को निकाल के कुछ केमिकल मेथड्स का यूज करके फिर क्या कर दिया जाता है, उनको मिला दिया जाता है, उनको फ्यूज कर दिया जाता है। तो इसी वजह से IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो इन केस फर्टिलाइजेशन अगर ऐसा हुआ कि फर्टिलाइजेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस। अब क्या किया जाता है, अगर ऐसा हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो नया सेल क्या बनेगा बेटा, नया सेल तो जाइगोट बनेगा। तो अब इस जाइगोट को 1 हफ्ते तक के लिए क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में ही रख दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे लैब में रखने की वजह से या जिस कंटेनर में बनाया जाता है उसमें रखने की वजह से इसे टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। ओके, और उसके बाद जब वो 1 हफ्ते का हो जाता है तो फिर इसको मदर के यूट्रस में डाल दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, मदर के यूट्रस में इंजेक्ट करके इसको रख दिया जाता है। यूट्रस यानी कि वॉर्म, जहाँ पे को बच्चा क्या करता है, डेवलप होता है। तो कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस, फिर यूट्रस में पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है एंड द बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी, और ये बेबी भी ठीक वैसे ही जन्म लेता है जैसे कि बाकी के बेबीज लेते हैं। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो जो बेबी इस टेक्निक के थ्रू क्या होते हैं, पैदा होते हैं, उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। तो इसे मिसलीड किया जाता है क्योंकि यहाँ बेबीज टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा होता है, इसलिए क्योंकि हम लेबोरेटरी में उसको तैयार किया जाता है, इसे इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब तो छोटी सी होती है, उसमें इतना बड़ा बच्चा कैसे ग्रो करेगा, है ना। तो ये आपको बताया गया। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 104। दो दीज एनिमल, अब देखिए वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, बूजो ने कहा कि फिश और जो फ्रॉग होते हैं वो इतने सारे हंड्रेड्स अमाउंट में एग क्यों ले करते हैं जबकि हैन तो एक ही करता है। तो उसका आंसर पहली दे रही है, पहली क्या कह रही है, दो दीज एनिमल ले 100 ऑफ एग एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म। क्योंकि ये एनिमल क्या करते हैं, 100 अमाउंट में, हजारों की, सैकड़ों की संख्या में क्या करते हैं, एग ले करते हैं और मिलियंस अमाउंट में स्पर्म को रिलीज करते हैं। ऑल एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, लेकिन फिर भी सारे के सारे एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं और ना ही सारे के सारे जो इंडिविजुअल हैं वो उसमें नए बच्चों में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि फर्टिलाइजेशन सबके सब में नहीं होता है, कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि फर्टिलाइज कर पाते हैं। ओके, और एक नए इंडिविजुअल में, न्यू बॉर्न बेबी के फॉर्म में वो आते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। दिस इज बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एग और स्पर्म है वो तो पानी में आ गए, वो बह भी तो सकते हैं ना, एक्सपोज हो जाते हैं वाटर मूवमेंट में। तो अगर कहीं पे तेज बहाव के पास वो पहुंच गए तो फिर तो वो चले जाएंगे। विंड एंड रेनफॉल, विंड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, रेनफॉल के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग, और साथ ही साथ पॉन्ड में ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो उन छोटे छोटे एग्स को खा जाते हैं। दस production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them। तो इसीलिए जब ज़्यादा अमाउंट में एग और स्पर्म रिलीज होंगे तो कुछ तो बचेंगे, उनमें से हजारों अगर एक साथ फर्टिलाइज होंगे तो उसमें से अगर कोई खा देगा, कोई ऐसे मर जाएगा, लेकिन कुछ तो होंगे, कुछ तो अमाउंट होगा जिससे कि नए इंडिविजुअल बनेंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एग और स्पर्म को रिलीज करे जिससे कि स्पीसीज क्या रहे, बनती रहे, वो स्पीसीज कभी खत्म ना हो। ओके,
तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, हाउ कुड अ सिंगल, जो पूछ रहा है हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। हमने पढ़ा कि जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। मैंने आपको बताया कि वही सिंगल सेल क्या करता है, हार्ट, किडनी, आईज, नोज, एयर, सारे पार्ट्स हमारे बनाता है ना। तो अब बूझो बोल रहा है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, कैसे ऐसे होता है। तो चलिए जानते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में जानते हैं। अब एम्ब्रियो क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो वही जाइगोट, वो सिंगल सेल जाइगोट जो होता है, वो आगे जाके एक नए पार्ट का फॉर्मेशन करता है और उस नए पार्ट को कह देते हैं एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, एक जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जो कि आगे बढ़ता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये देखिए, ये जाइगोट था, ये जाइगोट धीरे धीरे, देखो बेटा पहले कैसा शेप था, फिर यही ये ना ऐसे हो गया, देखो यही फिर ये बन गया, ये अलग अलग नहीं है, ये यही जाइगोट है, ठीक है। ये एक सिंगल सेल वाला था, फिर ये कुछ ऐसा बना, फिर देखो उसके 2 सेल बन गए, फिर देखो उसके 4 सेल, 1 2 3 4 सेल बने हैं, फिर 4 सेल से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 सेल्स के बन गए हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 और होगा। फिर उसके बाद कितने सारे सेल बन गए, देखो 64 सेल का एक क्लस्टर बना। फिर ये यूट्रस में पहुंचा, यूट्रस में पहुंचने के बाद ये एम्ब्रियो के में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि एक जाइगोट धीरे 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 चेंज होता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उससे पहले क्या हुआ था, ओवरी थी, ओवरी में बहुत सारे एग हैं देखो, और इनमें से एक एग क्या हुआ, रिलीज हुआ और यहाँ पहुंच गया, और इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, ओवल्यूशन। कौन सी प्रोसेस को बेटा, ओवरी से एग का निकल के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना ही ओवल्यूशन होता है। ओके, व्हाट इज ओवल्यूशन, ओवल्यूशन में क्या होता है, ओवरी से एग का निकलना, ठीक है। तो ये देखा, फिर बोले द जाइगोट डिवाइड रेपिडेटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। तो बहुत सारे सेल देखो कुछ इस तरीके का, जो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो कुछ इस तरीके का एक बॉल बन जाती है, सेल्स की बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स, यहाँ पे को बड़ी बॉल बन जाती है। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो अब यही सेल क्या करता है, ये सेल क्या करता है, एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और अलग अलग टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन ये करने लगता है, और टिश्यू उसके फॉर्मेशन के साथ साथ बॉडी में ऑर्गन भी बनने लगते हैं, ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी। ओके, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो। तो इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को, जो कि आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एक नए यंगमन में कन्वर्ट होगा, इसी को क्या कह दिया जाता है, एम्ब्रियो। ओके, द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब ये एम्ब्रियो क्या हो जाता है, जो यूट्रस है उसकी वॉल से चिपक जाता है, ताकि उसमें बाकी का क्या हो जाए, प्रोसेस हो या बाकी का डेवलपमेंट हो। देखो कैसे डेवलप हो रहा है, धीरे 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 एक नए वन में, ये यूट्रस की वॉल है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक यंग वन में फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसके हाथ पैर नाक कान सब बनने लग जाएंगे। ओके, तो द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। तो ये कंटिन्यू करते रहता है, लगातार यूट्रस में डेवलप होते ही रहता है। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स। कौन कौन से बॉडी के पार्ट बनाता है डेवलप होके, such as hands, हाथ बनाएगा, legs बनाएगा, head, eyes, ears, etc. Okay, the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. तो यानी कि अब एम्ब्रियो फिर से कन्वर्ट हो रहा है और उसे बोल दे रहे हैं फीटस। और कौन से पार्ट को बोल रहे हैं बेटा, फीटस। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे अब एम्ब्रियो के सारे बॉडी पार्ट बन चुके हैं, सारे के सारे पार्ट दिखने लगे हैं। जब डॉक्टर चेक करते हैं ना, तो उनको सारे के सारे पार्ट्स दिखने लगते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कह दिया जाता है, फीटस। तो द स्टेज of the embryo in which all the body parts can be identified, जहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स का पता चल जाता है कि हाँ हाथ भी है, पैर भी है, बाकी के ऑर्गन्स भी हैं, तो उस स्टेज को क्या कह दिया जाता है बच्चे की, फीटस।
अब FOETUS होता है बेटा, लेकिन इसे प्रोनाउंस क्या करते हैं, फीटस। ओके, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, जब ये फीटस का डेवलपमेंट अब पूरी तरीके से हो जाता है ना, तो द मदर गिव बर्थ टू द बेबी, अब वो मदर की वॉर्म में नहीं रहता है तो मदर उसे बर्थ दे देती है। ओके, मदर की बॉडी से वो बाहर आने लगता है, तो धीरे धीरे उसके बाहर आने की जो प्रोसेस होती है उसको डिलीवरी कहा जाता है। ओके, तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है और फिर मदर की बॉडी से ये धीरे धीरे बाहर आ जाता है जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। ओके, तो बोल रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो। फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है यानी कि बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन जो है वो हैंड में भी होता है। बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि हैंड ने बच्चे को जन्म दिया है जैसे ह्यूमन बींग और गाय देती है? ह्यूमन बींग कभी एग ले करते हैं बेटा? नहीं करते हैं ना, लेकिन वो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम, और जबकि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और हमने कहा कि हैंड भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती है, लेकिन क्या कभी आपने देखा किसी हैन को कि वो बच्चा दे रही है डायरेक्ट? यू नो दैट दे डू नॉट, आपको पता है कि वो एग ही ले करते हैं हमेशा। देन हाउ आर चिक बॉर्न, तो चिक कैसे बॉर्न करते होंगे बेटा? लेट अस फाइंड आउट, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो चिक्स कैसे बनते हैं या नई हैन कैसे बनती है? तो बोला है सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड रैपिडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। तो ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन में हो रहा है वैसे इसमें भी होता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जाइगोट क्या करने लगता है, बहुत जल्दी 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 डिवाइड होने लगता है। अच्छा बेटा एक बात मैं आपको बताऊं कि बायो में डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों की ही मीनिंग एक ही होती है, यानी कि बायो में डिवाइड का मतलब भी नंबर इंक्रीज करना होता है और मल्टीप्लाई का मतलब भी नंबर इंक्रीज करना ही होता है। तो जैसे जैसे जाइगोट टूटता है वैसे वैसे एंड ये कहाँ जाने लगता है, ओविडक्ट की तरफ जाने लगता है। एज इट ट्रेवल डाउन, क्योंकि ओविडक्ट तो नीचे है, तो जब ये फिर यहाँ से जब नीचे नीचे ट्रेवल ये करने लगता है तो मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फाउंड अराउंड इट, तो इसके चारों तरफ बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो द हार्ड सेल दैट यू सी इन अ हैंड एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, तो जो हार्ड पार्ट हम देखते हैं जिसको कि हमें तोड़ने की जरूरत पड़ती है वो वही पार्ट होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है। मदर की बॉडी में जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है ये वही हार्ड पार्ट होता है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो जब इस डेवलपिंग एम्ब्रियो की बॉडी के चारों तरफ जब ये हार्ड सेल बन जाती है, द हैन फाइनली लेज द एग, तो हैन क्या कर देता है, अब फाइनली एग ले कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी बॉडी को पता है कि उसकी बॉडी के बाहर हार्ड सेल है जो कि इजीली नहीं टूटेगा या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। The hen finally lays the egg. The embryo take about 3 weeks to develop into a chick. तो ये egg lay किया हुआ जो embryo है, ये embryo 3 हफ्ते बाद क्या हो जाता है, चिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म, आपने जरूर देखा होगा हैन क्या करती है, अपने एग के ऊपर बैठ जाती है ताकि वो उनको क्या हो, गर्मी फील हो। ठीक है, अब जैसे जैसे गर्मी होगी हैन की बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी का टेम्परेचर उसके लिए अच्छा होगा। हम बाहर से, अगर आपने ऐसे सोचा कि मैं बाहर से आग लगा देता हूँ या बाहर से थोड़ी गर्माहट दे देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हैग की बॉडी का जो टेम्परेचर है वही उसको सेकने के लिए काफी होता है और उतना ही उसे चाहिए होता है, किनको, एग्स को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। डिड यू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो क्या आपको पता है कि जो चिक बनता है, जो नया छोटा बेबी हैन जो बनने वाला है, वो इसी टाइम पे अपनी मदर की बॉडी का ही टेम्परेचर लेके वो धीरे धीरे उस सेल के अंदर वो बनने लगता है। ठीक है, आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल, जब चिक इसके अंदर पूरी तरीके से बन जाते हैं ना, ये क्या करते हैं, अंदर से बहुत जोर का प्रेशर लगाते हैं और एग को तोड़ देते हैं, और जैसे ही एग टूटेगा वहां से छोटे छोटे हैन के बच्चे चिक निकलने लगते हैं। ओके, इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे एनिमल जिनमें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मदर की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो
विद इन देयर एग कवरिंग, तो जो एम्ब्रियो होता है वो कंटिन्यू करते रहता है, ग्रो करते रहता है अपने एग कवरिंग के साथ। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो एग हैच, एग क्या हो जाता है, हैच हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमेरियस टैडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड एंड स्ट्रीम, आपने जरूर देखा होगा बहुत सारे अमाउंट में टैडपोल्स और पॉन्ड और स्ट्रीम में क्या करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहीं से बेटा एक टर्म हमारा आता है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल। तो दो टाइप के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, आप जानते हो उन एनिमल्स को, विविपेरस और ओविपेरस को। तो विविपेरस क्या होते हैं बेटा, वी हैव लर्न दैट सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, हमने पढ़ा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो डायरेक्ट यंग वन को पैदा करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ठीक है, काव है, बफेलो है, गोट है, हम सभी किसमें आ गए, उन ऑर्गेनिज्म में आ गए जो कि डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है, वाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वन, जबकि कुछ एनिमल एग को ले करते हैं और वो एग बाद में जाके यंग वन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वो यंग वन को नहीं देते हैं। तो द एनिमल, अब इसी बेसिस पे आपको एक चीज बताई जा रही है कि द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, तो ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं या यंग वन को देते हैं उसे तो विविपेरस कहा जाता है। ऐसे एनिमल जो कि विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें विविपेरस। एंड दोज एनिमल्स विच ले एग, जो एग लेइंग एनिमल होते हैं, जो एग ले करते हैं, उन्हें ओविपेरस कहा जाता है। ओके, विविपेरस विच बर्थ young one, which birth to young one, and oviparous is which lay egg. Okay, the following activity will help you understand better and differentiate between viviparous and oviparous animal. तो जो एक्टिविटी आपको दी गई है ये आपको हेल्प करेगी समझने में कि कौन ओविपेरस है और कौन विविपेरस है। ओके, ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो ट्राई कीजिए कि आपको कहीं से फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मॉथ के एग मिल जाएं, और हैन का मिल जाए, क्रो का मिल जाए और अदर बर्ड्स का मिल जाए। वर यू एबल टू ऑब्जर्व एग ऑफ ऑल ऑफ देम, तो वर यू एबल टू ऑब्जर्व एग ऑफ ऑल ऑफ देम, तो क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे थे, इन सभी के एग देख पा रहे थे। मेक ड्राइंग ऑफ द एग दैट यू हैव ऑब्जर्व, तो आपने जो जो ऑब्जर्व किया उस हिसाब से ड्राइंग बनाइए। The egg of a few animal are easy to observe because their mother lay them outside their body. तो कुछ एग ऐसे थे, कुछ एनिमल्स के एग ऐसे थे जो कि इजीली ऑब्जर्व हम कर पा रहे थे क्योंकि उनकी मदर ने उनको अपनी बॉडी से बाहर लेकर दिया था। These are example of oviparous animals, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, ओविपेरस एनिमल के, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि एग ले करते हैं। ओके, नाउ बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग, आप कभी भी डॉग का एग नहीं कलेक्ट कर सकते, काउ का नहीं कर सकते, कैट का नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो एग था उन्होंने वो बाहर नहीं निकाला, वो एग ले उन्होंने नहीं किया। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वन, इनमें मदर ने क्या किया, जो यंग वन है, कंप्लीट यंग वन को उसमें उन्होंने बर्थ दिया। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, विविपेरस एनिमल के, यानी कि ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल जिनका एग होता है, विविपेरस एनिमल ऐसे एनिमल जिनका एग नहीं होता है, डायरेक्ट यंग वन प्रोड्यूस वो करते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज। Can you now give some more examples of viviparous and oviparous animal? तो क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ ओविपेरस एनिमल्स के और कुछ विविपेरस एनिमल के? आई थिंक येस, अब आप इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ओके, यंग वन टू एडल्ट, तो अब एक नया टॉपिक आपको देखने को मिला, छोटे बच्चे से एडल्ट में कन्वर्ट होना, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैज फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स, तो जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं ये बॉर्न करते हैं, बोल रहा है कि द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैज फ्रॉम द एग, ऐसे इंडिविजुअल जो कि एग से हैच हुए हैं, यानी कि एग टूटा और नया इंडिविजुअल बना है, ये भी कंटिन्यू करते रहते हैं, लगातार ग्रो करते ही रहते हैं जब तक कि और एडल्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, तो यंग वन क्या होते हैं, किसी किसी एनिमल में जो यंग वंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं एडल्ट से, मतलब कि छोटे जब थे तब वो कुछ अलग ही दिखते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म, तो आपने सिल्क वर्म के बारे में पढ़ा था ना, तो उसकी लाइफ साइकिल को रिकॉल कीजिए। तो कैसे एग से लार्वा मतलब कैटरपिलर बन रहा था, फिर कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो रहा था। तो आपने पढ़ा था इसमें क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि कैसे एग फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। तो कैसे जो कैटरपिलर है या जो सिल्क वॉर्म है कैसे वो एक एग से पूरा एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमने पूरा देखा था, है ना। तो फ्रॉग भी इसी का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। देखिए फ्रॉग ये सबसे पहले ये एडल्ट फ्रॉग है, इसने एग ले किया, एग दिए इसने देखो इतने सारे, और फिर ये अर्ली टेडपोल में कन्वर्ट हो गया, अर्ली टेडपोल से लेट टेडपोल में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये लेट टेडपोल जाके एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। कितना अलग है देखो, यहाँ इसका फॉर्म देखो, इससे ये बनने की प्रोसेस है ना, तो कितना अलग अलग ये है। तो बोल रहा है ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। तो ऑब्जर्व करना है आपने कैसे एग से वो, देखिए ये फर्स्ट में एग था, फिर कैसे टेडपोल में वो कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्जर्व आपने करना है। तो बोल रहा है एडल्ट स्टेट वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेट, दैट इज, तो यहाँ पे को हम ऑब्जर्व करेंगे, जब आप इसको देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे को 3 अलग अलग स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एग, फिर टेडपोल जिसे कि हम लार्वा कहते हैं, और उसके बाद एडल्ट, ठीक है, एग फिर टेडपोल जो कि ये देखिए एग है, उसके बाद ये टेडपोल, अर्ली टेडपोल और लेट टेडपोल बन रहे हैं, जिसे कि हम क्या कह देते हैं, लार्वल स्टेज इसकी कहते हैं, लार्वा में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। कैन यू इमेजिन नी डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। तो ये कहाँ मेढक और कहाँ टेडपोल, देखो कितना अलग दिख रहा है ना, नहीं लग रहा आपको कितना अलग है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि इससे ये बनता होगा, बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं है ना। ये देखिए ये तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, तो फिश जैसा लग रहा है ना बेटा, तो कितनी डिसिमिलरिटी इनमें है, कितने अलग ये दिख रहे हैं, है ना। ये तो आपसे पूछा क्या, जो पहले दिखते हैं वैसे ही बाद में भी दिखते हैं। तो डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड समडे बिकेम फ्रॉग। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये टेडपोल कुछ दिन बाद या एक दिन फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मॉथ। तो ठीक ऐसे ही जो मॉथ का जो लार्वा होता है, सिल्कवॉर्म प्यूपा जो होता है सिल्कवॉर्म का, वो भी कैटरपिलर और ये बिल्कुल सिल्कवॉर्म से या मॉथ से बिल्कुल अलग नजर आते हैं, ठीक ऐसे जैसे कि ये टेडपोल इस फ्रॉग से अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो The features that are present in the adult are not found in these young ones। तो ऐसे फीचर जो कि the features that are present in the adult, ऐसे फीचर जो कि एडल्ट में प्रेजेंट है वो इन यंग वंस में देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि लार्वल फॉर्म में देखने को नहीं मिलते हैं। देन व्हाट हैपेंड टू द टेडपोल और कैटरपिलर आफ्टर देयर आफ्टर। तो उसके बाद टेडपोल्स का और कैटरपिलर का होता क्या है फिर, तो चलिए जानते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। आपने देखा होगा या आपने बुक में जरूर देखा होगा कि एक बहुत सुंदर सा मॉथ क्या होता है, कोकून से बाहर निकल रहा होता है। इन द केस ऑफ टेडपोल, अगर हम टेडपोल की बात करें तो दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट। ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म, ये चेंज हो जाते हैं। ये टेडपोल्स धीरे धीरे खाना खाते हैं, वहां पे न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, और एक दिन एक एडल्ट में कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, केपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। और इतने ज्यादा चेंज हो जाते हैं कि ये जंप करने लगते हैं, स्विम करने लगते हैं, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा का एडल्ट में, जो ट्रांसफॉर्मेशन है थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एक ड्रास्टिक चेंज से ये होता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, तो आप क्या बोलेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ओके, What about the changes that we observe in our body as we grow। लेकिन उन चेंजेस का क्या जो हम नोट करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे सामने वाला बड़ा हो रहा है, हम उसके चेंजेस को, उसकी बॉडी के ग्रोथ को हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या हमारी बॉडी भी को भी मेटामॉर्फोसिस ही से कहते हैं। तो क्या होता होगा, क्या हम भी एडल्ट फॉर्म में आ गए, हम भी टेडपोल थे क्या, हमारी बॉडी में भी लार्वल फॉर्म था क्या, नहीं, हमारी बॉडी में कोई लार्वल फॉर्म नहीं था। ओके, तो बोला डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। क्या आपको लगता है, क्या आप ऐसा सोचते हो कि हम भी मेटामॉर्फोसिस करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स, हम में ह्यूमन बींग्स में बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। तो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स जो होते हैं वो ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि हमने बर्थ किया था, जिस टाइम पे हम पैदा हुए थे उस टाइम पे जैसे हाथ थे, जैसे पैर थे, वैसे ही अभी भी हैं। लेकिन अब चेंज इतना है कि अब बड़े हो गए, ठीक है, अब हाथ भी बड़े हो गए, पैर भी बड़े हो गए, है ना। तब हाथ और पैर छोटे थे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा,
यंग वन टू एडल्ट में हमने अभी ये पढ़ा, ठीक है। अब हमने पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको रिकॉल करते हैं, चलिए। आज हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ओके। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमने बात करी थी कि जो रिप्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात करी थी कि हमने कहा था कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इनके फ्यूजन की वजह से एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है। वो नया सेल क्या होता है, जाइगोट होता है, ठीक है। और वही जाइगोट आगे जाके यंग वन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हमने कहा कि इसके लिए मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन का हमने पढ़ा, जिसमें स्पर्म डक्ट होता है, पेनिस होता है और टेस्टिस होता है। ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, इसमें ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है और यूट्रस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने पढ़ा कि स्पर्म और एग दो गैमेट होते हैं, एग फीमेल में प्रेजेंट रहता है और एग मेल में प्रेजेंट रहता है। जब इनका फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप का है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो मदर की बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मदर की बॉडी के बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हमने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जाना कि ऐसी वुमेन जिनकी ओवरी ब्लॉक हो जाती, ओविडक्ट जिनका ब्लॉक हो जाता है, वो एग प्रोड्यूस तो कर रही है लेकिन स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी से एग निकालते हैं, मेल की बॉडी से स्पर्म निकालते हैं और फिर लेबोरेटरी में उनको फ्यूज करा देते हैं। फ्यूज होने के बाद जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है तो मदर की बॉडी में डाल के यूट्रस में उसे रख दिया जाता है, जहाँ पे वो ग्रो करता है और बाकी बच्चों की तरह ही वो भी ग्रोथ करता है, ठीक है, या बर्थ लेता है। फिर उसके बाद हमने डेवलपमेंट कैसे हो रहा है एम्ब्रियो का वो हमने पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने फीचर्स के बारे में जाना। एक ऐसा वो स्टेज, एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें कि सारे के सारे बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फीचर्स कहते हैं, ठीक है। फिर ओविविपेरस और ओविपेरस एनिमल जाने, विविपेरस जो बच्चे देते हैं, ओविपेरस जो एग देते हैं, ठीक है। उसके बाद यंग वन से एडल्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो फार वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल। तो हमने बहुत कुछ फैमिलियर एनिमल में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में जाना। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। तो हाइड्रा एक बहुत छोटा सा एनिमल होता है, ऐसे अमीबा भी बहुत छोटा सा एनिमल होता है जो कि हम माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करते होंगे, कैसे इनके यंग वन बनते होंगे, तो लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो आपको एक्टिविटी दी गई है 9.3, गेट अ परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा। तो ये तो बेटा आपको लेबोरेटरी में मिल सकती है और अभी हम लेबोरेटरी तो जा नहीं सकते ना। तो गेट अ परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा की एक परमानेंट स्लाइड को बनाइए, नोट कीजिए, देखिए। ऑब्जर्व दैम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, या तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखिए या हैंड लेंस जो होता है उसकी हेल्प से देखिए। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो पेरेंट बॉडी में कोई बल्जेस निकले हुए हैं, यस ऐसा दिखाई देगा, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए यस हमें दिखाई दे रहा है। द पेरेंटल बॉडी, काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड। तो अलग अलग साइड में कितने बल्जेस आपको नजर आ रहे हैं वो आप देखिए, बल्ब में जो निकल रहा है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा का डायग्राम ड्रॉ कीजिए एज यू सी इट, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और कंपेयर कीजिए फिगर 9.11 से, ठीक है। तो ये तो आप कर नहीं सकते, मैं आपसे कह ही नहीं सकती कि आप घर में कीजिए, है ना। तो 9.11 से कंपेयर करना है कि आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देखो बेटा ये तो है पेरेंटल हाइड्रा। इसमें क्या होता है ना, हर एक हाइड्रा में जैसे ही हाइड्रा मैच्योर हो जाता है एक छोटा सा बर्ड इसमें से निकलने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये ग्रो करता है और अपने पेरेंट की ही बॉडी से एक नया हाइड्रा बन जाता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसकी बॉडी से निकल के ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यही जानना है। इन हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। तो एक या एक से ज्यादा बल्जेस इसमें हो सकते हैं। दीज बल्ज are the developing new individual and they are called birds। ये बल्कि और कुछ नहीं है, ये नया ऑर्गेनिज्म है जो बनने वाला है जिसको कि हम बर्ड कहते हैं, ओके। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट। याद कीजिए आपने यीस्ट में बर्ड्स की बात करी थी, आपने यीस्ट में बर्ड्स देखा था, आपने देखा था कि कैसे वो ग्रो करता है, एक्सपेरिमेंट किया था ना। इन हाइड्रा टू, हाइड्रा में भी द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो जो न्यू इंडिविजुअल डेवलप
डेवलप होता है वो एक आउटग्रोथ होता है, देखिए, एक सिंगल पेरेंट की बॉडी से। अब अभी तक जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था वहां पे हमने 2 पेरेंट की बात करी थी, मदर की भी बात करी थी, फादर की भी बात करी थी, लेकिन यहाँ पे को हम ना मदर की बात करें ना फादर की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम सिर्फ एक पेरेंट की बात कर रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें कि सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि 2 पेरेंट की, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें कि सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, उसे हम क्या कह देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Since new individual develop from the bird in the hydra, तो in hydra तो नया इंडिविजुअल, देखो इसी बर्ड से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, तो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। तो इसके इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है बेटा, बडिंग कह दिया जाता है, ठीक है। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba। तो दूसरी ऐसी ही मेथड asexual reproduction की जो दूसरी मेथड है वो हमें किस में दिखाई देती है, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि बहुत छोटा, जिसको कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं अमीबा, ठीक है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन, चलिए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। तो ये डायग्राम होता है अमीबा का, देखो अमीबा, सबसे पहले अमीबा डिवाइड, ये कुछ ऐसा होता है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ये अमीबा डिवाइड होता है और न्यूक्लियस भी कुछ इस तरीके से डिवाइड होने लगता है, ठीक है। और डिवाइड होते होते ये 2 पार्ट में न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो पार्ट होता है ना बेटा, ये इसका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड खींचने लगता है, ठीक है। और एक टाइम आता है कि इतना ज्यादा खींच जाता है, एक अमीबा अलग दूसरा अमीबा अलग, यानी कि 2 नए बच्चे उसके बन जाते हैं, जिसे कि डॉटर अमीबा कह दिया जाता है, ओके। तो अनदर यहाँ पे देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है अमीबा का। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो आप रिकॉल करेंगे, आपको याद आएगा कि जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल एनिमल होता है, यानी कि एक ही सेल इसकी बॉडी में है, इसके अलावा कोई भी सेल इसकी बॉडी में नहीं है, ठीक है। तो इट बिगेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। तो इसका जो डिवीजन की जो प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, वो कैसे स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है इसके न्यूक्लियस को डिवाइड होकर, ठीक है। उसके बाद दिस फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी, न्यूक्लियस डिवाइड, क्योंकि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है इसके, तो अब 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो क्या करेगा, तो धीरे धीरे इसकी बॉडी भी डिवाइड होने लगती है, ओके। तो फाइनली 2 अमीबी आर प्रोड्यूस फ्रॉम द 1 पेरेंट अमीबा। तो फाइनली हो क्या जाता है, एक पेरेंट अमीबा से ये न्यूक्लियस खींचते खींचते 2 पार्ट में टूट जाता है, और जब ये न्यूक्लियस 2 बन जाते हैं तो बॉडी भी 2 बन जाती है, और फाइनली 2 नए अमीबा का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जिसे कि हम डॉटर अमीबा के नाम से जानते हैं। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें कि इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल, जिसमें कि रिप्रोड्यूस हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है 2 इंडिविजुअल में, तो इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, बाइनरी फिजन, जबकि हाइड्रा वाले में बर्डिंग कहा गया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड बाय विच अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस यंग वंस। तो बाइनरी फिजन और बर्डिंग को छोड़ के इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेथड होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट बहुत सारे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। यू विल स्टडी अबाउट इन दीज योर हायर क्लासेस। तो जब आप 10th में चले जाओगे तब इसके बारे में आप जानोगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपको एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी में देखते हैं क्या कहा गया है। स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। एक क्लोन है जिसको बॉडी से, एक क्लोन मीन्स क्या होता है, सेम, जैसे कि अगर मेरा क्लोन बनाया जाएगा तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखेगा, तो ऐसे ही स्टोरी है एक डॉली की। एक शीप, एक भेड़ जो थी जिसका क्लोन बनाया गया, जो कि हूबहू अपने पेरेंट की तरह, अपने जिससे वो बनाया गया था उसकी तरह नजर आती थी। तो चलिए जानते हैं। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। किसी भी सेल की एग्जैक्ट कॉपी, जीरोक्स जिसे कहते हैं ना, वो बनाना ही उसे क्या कहा जाता है, क्लोनिंग। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, या तो एक सेल की कॉपी कर सकते हैं, या किसी पार्ट की कॉपी कर सकते हैं, या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी भी कर सकते हैं, तो उसे क्या कह दिया जाता है, क्लोनिंग, ओके। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आइन विलमॉट इन हिज and his colleagues at Rosalind Institute in एडिनबर्ग, ठीक है, स्कॉटलैंड में इन्होंने किया था। तो स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट थे, रोजलिन इंस्टीट्यूट में के साइंटिस्ट थे, जिसमें कि विलमट और उसके साथ कलीग्स थे,
जो कि जिन्होंने की एक एक्सपेरिमेंट किया स्कॉटलैंड में, और उन्होंने क्या किया, क्लोनिंग करने की कोशिश करी। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम डॉली, और उन्होंने एक शीप का क्लोन बनाया, सेम हूबहू वैसा ही बनाया, और उस शीप को नेम दे दिया डॉली। ठीक है, ये थी डॉली। ठीक है, तो उसके बाद डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996। डॉली का जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 को, एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन, और ये डॉली फर्स्ट मैमल थी जो कि क्लोन की गई थी। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, जब डॉली का क्लोनिंग करा जा रहा था उस टाइम पे अ सेल वॉज, कैसे की गई थी इसकी क्लोनिंग? तो एक सेल को लिया गया था, कहाँ से? अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। एक डॉर्सेट शीप थी, उसके मेमोरी ग्लैंड से, उसके जो ब्रेस्ट वाला जो पोर्शन था वहां से, इसीलिए मैमल कहा जाता है बेटा, जिनकी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड होती है ना, उन्हें मैमल कहा जाता है। तो इस जो इसकी जिसकी बॉडी से डॉली को बनाया गया था, मेमोरी ग्लैंड से एक पार्ट को लिया गया था, एक सेल को लिया गया था, जो कि ये है। ठीक है, ओरिजिनल ये है, इसकी मेमोरी ग्लैंड से एक सेल को लिया गया था। ओके, द न्यूक्लियस वाज रिमूव फ्रॉम द एग, तो इसका जो न्यूक्लियस था, अच्छा एक मिनट, हाँ, साइमल्टेनियसली, इसके बाद ये है, साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, तो और दूसरा किसके साथ लिया गया था? उस साथ ही साथ एक स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव लिया गया था, और इसकी बॉडी से भी क्या लिया गया था? एक एग को लिया गया था। तो बोल रहा है कि द न्यूक्लियस वाज रिमूव फ्रॉम द एग, और इस एग में से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया, क्योंकि एग में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है ना। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप was inserted into the egg of the Scottish blackface eve whose nucleus had been removed। तो क्या किया गया, जो इस डॉली के जो बॉडी में जो सेल था ना, इसका सेल, और पहले इसकी बॉडी से क्या कर दिया गया, उसकी बॉडी से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया। क्या किया जा रहा है? न्यूक्लियस को किससे रिमूव कर दिया गया था? सेल को, सेल से रिमूव कर दिया था। उसके बाद जो मेमोरी ग्लैंड का जो न्यूक्लियस था, जो कि इससे लिया गया था, फिन डॉर्सेट शीप से लिया गया था, उसको इंसर्ट कर दिया इसके सेल से। इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं है, इसके सेल में न्यूक्लियस है, तो इसके न्यूक्लियस को निकाला और इसमें डाल दिया। ठीक है, इसकी बॉडी में डाल दिया। तो उसके बाद क्या किया गया? whose nucleus has been removed, the egg thus produced was implanted into Scottish blackface eve। तो उसके बाद इस एग को इसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, इसकी बॉडी में डाल दिया गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बोर्न। और इसका जो डेवलपमेंट हुआ ना, वो नॉर्मली डेवलप, जैसे डेवलपमेंट होता है सेल का, जैसे बॉडी बनती है वैसे ही बनी, और फाइनली डॉली का जन्म हो गया। ओके, डॉली बन गई। दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, क्योंकि डॉली को किसने जन्म दिया था? इसके बॉडी में डाला था ना न्यूक्लियस, तो इसने जन्म दिया था, इसने बनाया था। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू फिन डॉर्सेट शीप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन। हालांकि जन्म तो इसने दिया था, लेकिन दिख किसकी तरह रही है बेटा? इसकी तरह। और क्यों दिखाई दे रही है इसकी तरह? क्योंकि न्यूक्लियस तो इसका डाला था उस सेल में हमने, है ना। इसका एक सेल निकाल के इसके सेल को हमने एंटर करवा दिया था, और इसके सेल को एंटर करवाया, तो ये हूबहू इसकी तरह दिखाई दे रही है, ना कि ब्लैक फेस वाले की तरह, क्योंकि हमने ब्लैक वाला जो कैरेक्टर था इसका निकाल दिया था। ओके, तो फिर बोल रहा है सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव वॉज रिमूव, क्योंकि इसका न्यूक्लियस निकाल दिया था, डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। तो ये किस इस ब्लैकफेस वाले की तरह ये कोई भी कैरेक्टर इसने शो नहीं किया। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप। तो ये फिन डॉर्सेट शीप की, ये ईव की तरह ना दिखे, ये किसकी तरह दिखी? एक शीप की तरह दिखी, और हेल्दी क्लोन ये था, बहुत ही अच्छा और हेल्दी कैरेक्टर इसने शो किया, हेल्दी था, जो कि प्रोड्यूस इसने भी फिर अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किए ऑफ हर ओन नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स, अपने ही नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003, 1996 से 2003 में इसकी डेथ हो गई, ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज। किसी लंग डिजीज की, इसके लंग में डिजीज हो गई थी, बीमारी हो गई थी, उस वजह से इसकी डेथ हो गई। ठीक है, सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड मैमल, लेकिन उस समय क्या हो गया? डॉली एक कुछ अटेम्प्ट के बाद
बाद यहाँ पे को एक क्लोन्ड मैमल के फॉर्म में हमें मिल गई थी। तो हावेवर मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर बर्थ, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि बर्थ से पहले और बर्थ के ठीक बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। तो द क्लोन्ड एनिमल आर मैनी अ टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विद सेवरल एबनॉर्मलिटीज, और क्लोन्ड एनिमल जो होते हैं बहुत बार या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये कुछ एबनॉर्मलिटीज के साथ भी पैदा होते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम इनकी बॉडी में रहती है क्लोन्ड एनिमल्स की। तो क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी बनाना। ओके बेटा, नाउ देखते हैं आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। व्हाट यू हैव लर्न, देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। तो हमने सीखा कि दो मोड हैं जिससे कि एनिमल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction resulting from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. Sexual reproduction type of reproduction जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फीमेल के, उनमें ओवरीज, ओविडक्ट और यूट्रस होता है, और मेल में क्या होता है, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस होता है, ठीक है। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा एंड द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। तो ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट को और टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट को। फीमेल गैमेट को ओवा कहा जाता है और मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है। ओके, तो जो द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड अ जायगोट। तो जब भी ओवम और स्पर्म फ्यूज होते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इस फर्टिलाइजेशन की वजह से एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे कि हम क्या बोल देते हैं, जायगोट बोल देते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिस ऑब्जर्व इन ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स सच एज हैन, काउ एंड डॉग। तो ये किस में देखा गया है, हैन में, काउ में, डॉग में और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग में। फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फ्रॉग, फिश, स्टारफिश में ये देखा गया है। तो द जायगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। तो जायगोट क्या होता है, लगातार डिवाइड होता है और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ये करता है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट, द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो ये यूट्रस में जाके चिपक जाता है, जहां पे इसका आगे का डेवलपमेंट होता है या बाकी के बॉडी के पार्ट्स इसके बनते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिएबल इज कॉल्ड फीटस। तो ऐसा पार्ट, वो स्टेज जब एम्ब्रियो के सारे पार्ट को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसे क्या कह दिया जाता है, फीटस। एनिमल सच एज ह्यूमन बींग्स, काउ एंड डॉग विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल। यानी कि ऐसे एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग है, काउ है, डॉग है, जो कि पूरे यंग वन को ही बर्थ देते हैं, तो उसे क्या कह दिया जाता है, विविपेरस एनिमल। और ऐसे एनिमल जैसे कि हैन, फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई जो कि एग ले करते हैं, उन्हें ओविपेरस कहा जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस जो बच्चे देते हैं, ओविपेरस जो एग ले करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो फिर एक टर्म आता है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कि लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटीज के साथ, मतलब कि लार्वल फॉर्म बिल्कुल अलग होता है और एडल्ट फॉर्म बिल्कुल अलग होता है, इसे मेटामॉर्फोसिस कह देते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यानी कि एक ऐसा टाइप, रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड्स, दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। तो हाइड्रा में क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है, कहाँ से बेटा, बर्ड से। जो ऐसे बर्ड बने हुए रहते हैं ना हाइड्रा की बॉडी में, वहां से एक नया इंडिविजुअल बनता है, और इस मेथड को क्या कहा जाता है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस मेथड को क्या कहा जाता है, बर्डिंग कहा जाता है। ओके, एमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। एमीबा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी एक बॉडी को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। और इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कह दिया जाता है, बाइनरी फिजन। बाई मीन्स टू, फिजन मीन्स टूट जाना। फ्यूजन मीन्स होता है जुड़ना एंड फिजन मीन्स होता है टूटना, ठीक है, दो भाग में टूट जाना, इसी को क्या कहा जाता है, बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा करता है।
ओके बेटा, आया था समझ में? तो आई होप कि आपको समझ में आया। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो इसमें आने वाले चेंजेस, जब भी आप एडोलसेंस में पहुंच जाते हैं तो उसमें बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़िए, रिवाइज कीजिए। हैव ए नाइस डे।